हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं जो हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे रीट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी सीडीपी आपसे पूछी जाती है। पर्टिकुलर ये टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक का हम इस सीरीज़ में डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। हम टीचिंग एंड लर्निंग की यूनिट पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें देखेंगे डिफरेंटली एबल्ड लर्नर, ऐसे लर्नर्स जो अपने तरीके से एक स्पेसिफिक तरीके से एबल्ड होते हैं। देखिए, जब पहले की बात करें तो पहले कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको जो पैर से नहीं चल पाते थे, जो व्हील चेयर पे आते थे, उनको समाज के लिए एक श्राप मान लिया जाता था कि इनके पुराने जन्मों का कोई काम होगा, उसकी वजह से ये ऐसे हुए, ये किसी लायक नहीं है, वो समाज से अलग थलग रह जाते थे। लेकिन जब आरटी 2009 आया तो आरटी में कहा गया कि हर एक बच्चे को आप नॉर्मल क्लासरूम में इंक्लूड कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई कि हर एक बच्चा अपने आप में एक डिफरेंट तरीके से एबल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है, बस वो दूसरे तरीके से, डिफरेंट तरीके से एबल्ड होता है। जो बच्चा पैर से नहीं चल सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है, उसका IQ 140 भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, या तो वो टोटली ब्लाइंड होते हैं या फिर उनका लो विज़न होता है। तो वो बच्चे भी, ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें इंटेलिजेंस ना हो, वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उनका IQ अच्छा हो सकता है सिर्फ उनको देखने में प्रॉब्लम हो, बाकी उनकी जो मेंटल कैलकुलेशन है वो नॉर्मल बच्चों से भी बेहतर हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं। जो बच्चे ढंग से सुन नहीं पाते वो देखकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, वो जो मोटर स्किल्स हैं उनमें बहुत अच्छे होते हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जिसमें एक डिसेबिलिटी है, एक अक्षमता है, उसके कारण हम उस बच्चे को एजुकेशन सिस्टम से दूर नहीं कर सकते हैं। हमें हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन या डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। लर्नर किसे कहेंगे? हम स्टूडेंट को कहेंगे। पहले स्टूडेंट टर्म यूज हुआ करती थी, लेकिन अब लर्नर टर्म यूज होती है। सबसे पहले हम देखेंगे लर्नर्स विद MR और ID। देखिए, हम जो डिफरेंट टाइप के लर्नर्स हैं इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एज ए टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो किस किस तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता हो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ठीक से सुनाई ना देता हो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका IQ लेवल कम हो। तो हम उन बच्चों के साथ किस तरह से डील करें, इसलिए हर टाइप के लर्नर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लर्नर विद MR का मतलब क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है। आपको MR की फुल फॉर्म याद रखनी है। MR की फुल फॉर्म क्या होगी? मेंटल रिटार्डेशन होगी। उसके बाद IDD का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, या फिर हम इनको जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ये तीनों नाम है, आपको याद रखना है। पहले मेंटल रिटार्डेशन यूज हुआ करता था, आजकल IDD या फिर जनरल लर्निंग डिसेबिलिटीज यूज होता है। IDD का मतलब क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मेंटल फंक्शनिंग जो होती है उसमें डिसेबिलिटी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? ये उतनी स्पीड से नहीं सीख पाते जितने नॉर्मल बच्चे सीख पाते हैं। इनका जो IQ होता है, IQ का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। इसका एक फॉर्मूला होता है, IQ का फॉर्मूला होता है, IQ को हम कहेंगे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। तो जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से कम होता है, बिलो 70 होता है, उन बच्चों को हम MR की कैटेगरी में रखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से कम है वो किस में आएंगे? मेंटल रिटार्डेशन में आएंगे। मेंटल रिटार्डेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेड हो सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत कम मेंटल रिटार्डेड हो सकते हैं। मेंटल रिटार्डेड या फिर IDD का मतलब वो है वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से जिनका IQ लेवल कम होता है। और स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए, जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से कम होगा उनको हम MR की कैटेगरी में रखते हैं। ये सोसाइटी में एडजस्ट होने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। सोशल हो गए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो गई, सोशल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, मोटर स्किल्स, इन सब में ही ये कमज़ोर होते हैं।
ये बच्चे किस में आते हैं, MR में आते हैं। मेंटल रिटार्डेड को हमने 3 कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी है एडुकेबल, मतलब जिनको आप शिक्षा दे सकते हैं, जिनको आप शिक्षित कर सकते हैं अगर आप उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए। ऐसे बच्चे जिनको एडुकेबल की कैटेगरी में रखें, इनका IQ लेवल है वो 50 से 70 तक होता है। जिन बच्चों का IQ लेवल 50 से 70 होंगे ये एडुकेबल होते हैं, मतलब इनको हम शिक्षा दे सकते हैं। इनको शिक्षा देने के लिए हमें स्पेसिफिक टेक्निक्स की ज़रूरत होगी, स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होगी। इन बच्चों पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। अगर इन बच्चों को स्पेशल ध्यान दिया जाए, इनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, हर एक बच्चे के लर्निंग का रेट अलग अलग होता है। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इन बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग रेट क्या है। अगर बच्चों को उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया गया तो इन बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं। ये बच्चे एडुकेबल होते हैं। आपको याद क्या रखना है कि एडुकेबल जो बच्चे होते हैं उनका IQ कितना होता है, उनका IQ 50 से 70 के बीच में होता है। फिर आते हैं ट्रेनेबल। ट्रेनेबल जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब ये बच्चे अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी कर सकते हैं अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। इन बच्चों का जो IQ लेवल है वो 25 से लेकर 50 तक इनका IQ लेवल होता है। तो ट्रेनिंग किन बच्चों को दी जाएगी, जिन बच्चों का IQ लेवल 25 से 50 के बीच में होगा उन बच्चों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो बच्चे अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी खुद कर सकते हैं, खुद खाना खा सकते हैं, खुद नहा सकते हैं, अपने डेली रूटीन की जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। लेकिन इनको हम शिक्षित नहीं कर सकते, इनको हम एजुकेशन नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम कर सकते हैं, अपने घर के जो भी काम है, प्रैक्टिकल वर्क हैं, वो कर पाएंगे अगर इनको ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद आते हैं कस्टोडियल। कस्टोडियल का मतलब क्या होता है, इनको फुल टाइम कोई ना कोई एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। ये अपने डेली लाइफ के रूटीन के काम भी नहीं कर पाते हैं, इनको अपने काम करवाने के लिए भी किसी दूसरे की ज़रूरत होती है। इनको हम कस्टोडियल बोलते हैं। और जो कस्टोडियल होते हैं इनका जो IQ लेवल है वो 0 से 25 तक होता है। जिनका IQ लेवल 0 से 25 होगा उनको हम क्या बोलेंगे, कस्टोडियल बोलेंगे। इनको किसी न किसी की कस्टडी की ज़रूरत होती है। ये 3 टाइप थे जो हमने MR की कैटेगरी में रखा। सबसे लो लेवल की हम बात करें, कस्टोडियल होते हैं जिनका IQ लेवल 0 से 25 तक होगा। इनको किसी न किसी एक परमानेंट व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ये अपने काम भी खुद नहीं कर सकते, इनको खाना खिलाने के लिए भी किसी दूसरे की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम बात करें, दूसरा आता है ट्रेनेबल। इनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये डेली रूटीन के काम करने में सक्षम होते हैं अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। इनका जो IQ लेवल है वो 25 से 50 के बीच में होता है। फिर उसके बाद हम एजुकेबल की बात करें तो एजुकेबल हैं, उनका IQ लेवल 50 से 70 के बीच में होता है। ये थे लर्नर विद MR या मेंटल रिटार्डेशन या IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, या फिर इनको हम जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये हर एक सब्जेक्ट में ही लो होते हैं। हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, वहाँ पर बच्चा किसी पर्टिकुलर एक या 2 सब्जेक्ट में ही वीक होता है। अगर वो लैंग्वेज में वीक है तो वो मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है। वो वहाँ पर स्पेसिफिक एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। ये जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इनको मैथ्स में भी प्रॉब्लम है, इनको हिंदी में भी प्रॉब्लम है, इनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, इनको एसएस में भी, हर एक सब्जेक्ट में इनको प्रॉब्लम होगी। और ये जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं इनकी पहचान है वो एज 18 से पहले ही हो जाती है। 18 से पहले ही इनकी पहचान हो सकती है। जो मेंटल रिटार्डेशन है वो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, आनुवांशिक भी हो सकता है। किसी बच्चे के माता पिता अगर मेंटल रिटार्डेड हैं तो बच्चा भी मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। दूसरा, जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है तो वहाँ पर जब कोई अबनॉर्मलिटी ना हुई हो, अगर बच्चे की बर्थ के टाइम प्रसव की जो अवस्था होती है तब बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी हो गई, मान लीजिए बच्चा ऑपरेशन से हुआ या फिर जो भी टूल्स यूज किए गए वो बच्चे के कहीं ब्रेन पर लग गई तो उसके कारण भी डिफॉर्मिटी आ सकती है। या फिर बच्चे में कोई डिजीज़ हो गई उसके कारण भी मेंटल रिटार्डेशन आ सकती है। मेंटल रिटार्डेशन को हम जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लर्नर विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होगी उसको भी हमने 4 कैटेगरी में रखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा सुन पाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुन पाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाउड आवाज़ सुन पाते हैं, तो उनको हमने 4 कैटेगरी में रखा। सबसे पहले माइल्ड हियरिंग लॉस या फिर मॉडरेट हियरिंग लॉस,
मॉडरेट हियरिंग लॉस या फिर सीवियर हियरिंग लॉस, और लास्ट आता है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जितने भी बच्चे होंगे इनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ये ढंग से सुन नहीं पाएंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हम कम्युनिकेशन के लिए बोलना और सुनना दोनों ज़रूरी होता है। अगर ये सुन ढंग से नहीं पाएंगे तो इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, इनका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी डिलेड होता है, लेट इनको लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसको भी 4 कैटेगरी में रखा गया। पहला आता है माइल्ड हियरिंग लॉस, फिर आता है मॉडरेट, फिर सीवियर और फिर प्रोफाउंड। जो माइल्ड हियरिंग लॉस है ये होता है 25 से 50 dB तक, 25 से 50 dB। अगर किसी dB क्या होता है, डेसिबल होता है, ये सुनने के लिए जो यूनिट होती है, साउंड को मेजर करने के लिए यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं डेसिबल, जिसको हम डिनोट करते हैं dB से। तो जिसका हियरिंग लॉस 25 से लेकर 50 तक होगा इसको हमने माइल्ड हियरिंग लॉस में रखा है। माइल्ड हियरिंग लॉस वाले बच्चों को हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने का मतलब क्या है, आप उसको हियरिंग एड्स का यूज करवाकर आप उसको नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉडरेट हियरिंग लॉस। मॉडरेट हियरिंग लॉस जिन बच्चों को 50 से 70 dB तक का हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। सीवियर को 70 से 90 वाले होते हैं, 70 से 90 dB वाले सीवियर में आते हैं, और 90 से अबू, 90 से अबू होंगे वो सारे किस में आएंगे, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में आएंगे। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि माइल्ड हियरिंग लॉस है उसका जो डेसिबल में यूनिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 25 से 50 हो सकती है, मॉडरेट की 50 से 70 होगी, सीवियर की 70 से 90 होगी, और प्रोफाउंड की 90 से अबू होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता, जैसे ये प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले बच्चे हो गए, इनको बिल्कुल नहीं, इनको हम डम्ब कह सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं सुनाई देता। तो जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता उनको हम दिखाकर पढ़ा सकते हैं। हम उनको चार्ट दिखाएं, हम उनको इमेज दिखाएं, हम उनको जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसका यूज करके हम उनको पढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सुनने में ही तो प्रॉब्लम है, बाकी सेंसेस तो बच्चे की काम कर रही हैं। अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो हम उसे दिखाकर पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे माइल्ड हियरिंग लॉस वाले बच्चे हैं, इनको आप हियरिंग एड का यूज करवा सकते हैं, जो कान में लगाने वाले मशीनें आती हैं उनका यूज करवा सकते हैं। हम बच्चों के लिए लाउड बोल सकते हैं ताकि बच्चों को सुनाई दे सके। आप बच्चे को फ्रंट रो में बैठा लीजिए, टीचर के पास में बैठेगा तो जो टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन है, जो टीचर की बॉडी लैंग्वेज है, उससे बच्चा पकड़ लेगा, उससे बच्चा सीख लेगा। तो ये क्या है, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी क्लास में बच्चे हैं उनको जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो कौन से लेवल का है, माइल्ड का है, मॉडरेट का है, सीवियर का है या फिर प्रोफाउंड का है, ताकि हम बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्हीं तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका यूज कर सके। टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। TLM क्या होता है, ये होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब कोई भी टीचर अपनी क्लासरूम में किसी भी मटेरियल का यूज करता है अपनी क्लास को डिलीवर करने के लिए, अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स जो भी टीचर यूज करता है वो सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। चाहे वो वाइट बोर्ड हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो कोई भी वीडियो हो या फिर कोई भी ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो जो टीचर यूज कर रहा है, चाहे वो कोई एक्टिविटी करवा रहा है, एक्टिविटी करवाने में वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहा है, ये सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो ये थे लर्नर्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हम बात करेंगे लर्नर्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है उनकी 2 कैटेगरी हैं, ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन। ब्लाइंडनेस किसे कहेंगे, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, जिनको 0 लेवल का दिखाई देता है। इन कब कहेंगे ब्लाइंड, जिनका जो IQ है वो 6/60 से हो या फिर 20/200 स्नेलन हो। जिसका IQ है IQ नहीं, जिसकी आईसाइट है वो 6 से 60 से ज़्यादा ना हो और 20 से 200 स्नेलन के बराबर हो, तो उनको हम ब्लाइंड बच्चे बोलते हैं। और इनका जो एंगल होता है, आईसाइट का जो एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ये जो देख पाएंगे ये 20 डिग्री तक ही देख पाएंगे। जो एक हमारी आँख है, ये दोनों मिलाकर 180 तक हम देख पाते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अपनी आँख का ऑपरेशन भी करवा चुका है, लेंस भी लगवा चुका है, उसके बाद भी वो
एक आंख से सिर्फ और सिर्फ 20 डिग्री एंगल तक ही देख पाता है, तो उन बच्चों को हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। लो विजन वाले बच्चे कैसे होंगे, लो विजन वाले बच्चे होते हैं जिनको कम दिखाई दे सकता है, इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, बच्चे को लेंस लगवा दें, बच्चे को फ्रंट रो में बिठा लें, बच्चे के लिए लाइट वगैरह अच्छे से लगवा दें, या फिर बच्चे के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चा जूम करके देख ले। और जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं इनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, जो टच करके बच्चे एक पेज पे 6 डॉट्स बने हुए होते हैं, 6 डॉट से डिफरेंट लेटर्स बने हुए होते हैं जिनसे बच्चा टच करके पढ़ना सीख जाता है। तो ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जा सकता है। लो विजन वाले बच्चे हैं, इनको लेंस लगवा सकते हैं, इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्लासरूम में बैठने के लिए प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट करवा दो। उसके अलावा बच्चे के लिए बड़े बड़े लेटर्स में आप कुछ लिख के दें, बच्चे को आप जो लाइन के बीच में स्पेसिंग है उसको प्रॉपर करके दें, तो बच्चे को हम लर्निंग करवा सकते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंटली एबल्ड लर्नर, जिसमें हमने डिस्कस किया एमआर को, हियरिंग इम्पेयरमेंट को और विजुअल इम्पेयरमेंट को। आपको ये याद रखना है माइल्ड में कितना लॉस होता है, मॉडरेट में कितना, सीवियर में कितना, ये आईक्यू लेवल पता होना चाहिए आपको, ये डिग्री आईसाइट की पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ये हैं जनरल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमने पढ़ी, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है ये बच्चे में जनरल हर एक सब्जेक्ट में होती हैं, किसी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में नहीं होती। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे, जिसमें हम डिसलेक्सिया देखेंगे, डिसकैल्कुलिया देखेंगे, डिसग्राफिया देखेंगे और भी बहुत सारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।